हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 का जो संख्यांकी वाला अध्याय है। जो नई वाली किताब में अध्याय नंबर 12 है और जो पुरानी किताब है उसमें अध्याय नंबर 14 है, ठीक है ना। तो इस अध्याय का हम परिचय देखने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट अब नई वाली किताब में बचे हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। मतलब एक तरह से आप कह लो कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि अब आप प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने गणित कक्षा 9 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स। यहाँ पे अगर आप गणित में कमजोर हैं, ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारा पूरा जो कोर्स है ये अकॉर्डिंग टू NCERT बनाया, यानी कि NCERT के हिसाब से। तो NCERT में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप AK स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो यहाँ पर जो सांख्यिकी है जो कक्षा 9 में हमें पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारा पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है। अब जो नई वाली किताब में हमें पढ़ना है वो हमें ये 3 चीजें पढ़ना है कि दंड आलेख क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं, जिसे हम बार ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज पढ़नी है कि एक समान चौड़ाई और परिवर्तित चौड़ाइयों वाले आयत चित्र, ठीक। तीसरी चीज हमें पढ़नी है कि हम बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैसे बनाते हैं। तो ये 3 चीजें बची हैं अब इस चैप्टर में जो आपको आनी चाहिए। मैं एक एक करके इन तीनों को ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और अभी मैं NCERT में जो दिया उसी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमें दंड आलेख पढ़ना है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको आलेख नजर आ रहा है इसको बोलते हैं दंड आलेख, ठीक है ना। इसमें ये समझ लो एक दंड हो गया, ठीक है, ये भी एक दंड हो गया। तो यहाँ पर जो दंड आलेख बनाया जाता है उसमें किसी एक चर को x अक्ष पे दिखाया जाता है और उस चर के मान को y अक्ष पे दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है चर वो दिखा रहा है जन्म के महीने, ठीक है, तो महीनों के नाम दिए गए यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि किस महीने में कितने विद्यार्थी जन्म लिए थे ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे जनवरी में, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक दंड बना, इसकी जो ऊंचाई है ना ये बताएगी कि इसका मान कितना है, 3, यानी कि जनवरी में टोटल 3 विद्यार्थी पैदा हुए थे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अगले महीने यानी फरवरी की, ठीक, तो फरवरी में देखो दंड की ऊंचाई कहां तक गई है, यहां तक, यानी कि फरवरी में 4 विद्यार्थी, ठीक। तो इस तरह से ये दंड आलेख बनाया जाता है। ये जो मैंने दंड आलेख उठाया है ये आपकी जो NCERT है ना, आपकी जो NCERT है उसी का एग्जाम्पल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 1 है, जिसमें बोला गया है कि कक्षा 9वीं के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया और आंकड़ों से आलेख बनाया गया। कैसा आलेख, दंड आलेख। तो वही दंड आलेख देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है पूछे जाएं, ठीक है। 2 तरह की चीजें आएंगी, या तो आपको दंड आलेख बनाने को दे दिया जाएगा, ठीक है ना, आपके सामने कुछ डेटा या आंकड़े दिए जाएंगे और आपको दंड आलेख बनाना होगा, या फिर दंड आलेख बना होगा और उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है आपकी NCERT में, ठीक है, 2 पार्ट में पूछा गया है। पहला, नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए, तो यहाँ पे आप देखो ये नवंबर वाला महीना है, ठीक है ना, ये नवंबर वाला महीना, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कहाँ तक जा रही है, इसकी ऊंचाई देखो जा रही है 4 पे, यानी कि नवंबर में 4 विद्यार्थी पैदा हुए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें सबसे अधिक किस महीने में हुए, तो सबसे अधिक, सबसे ऊंचा देखो कौन है, ये, ठीक है, तो सबसे अधिक अगस्त के महीने में हुए। ऐसे ही आपसे पूछ ले जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए, तो जनवरी में 3 बच्चे हुए, ठीक है। मार्च और अप्रैल में कितने कितने हुए, दोनों में ही 2-2 हुए। तो इस तरह के सवाल हो सकता है आए, ठीक है ना। समझ में आ गया दंड आलेख क्या होता है कि भाई एक चर यहाँ पे दिखा दिया, जैसे यहाँ पे महीनों की संख्या, और उनके मान यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह के आलेख को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के आलेख को हम बोलते हैं दंड आलेख। खास बात यह है कि जो ये दंड है इनकी चौड़ाइयां बराबर बराबर होती हैं, यानी कि जितना चौड़ा ये बनाओगे उतना ही चौड़ा ये होगा, उतना ही चौड़ा बाकी सारा दंड आलेख में जितने भी दंड हैं सबकी चौड़ाई बराबर होगी और उनके बीच में जो गैप है वो भी बराबर बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया दंड आलेख, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो जो उदाहरण 2 है आपकी NCERT का, नई वाली NCERT की बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या बोला, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए है
विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई है। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंडालेख बनाओ। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो चीज है, ये क्या चीज है, मद, मतलब कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये हम एक्स पे दिखा देंगे। और इनका जो मान है, ठीक है, ये खर्चा है 1000 रुपए में, मतलब 4 का मतलब है 4000 है, 5 का मतलब 5000 है। ठीक है, ये हम वाई पे दिखा देंगे। ठीक है, चौड़ाइयां समान होनी चाहिए, आप याद रखना, तो एक दंडालेख बन जाएगा। ठीक, तो इसको देखो आपकी किताब में बनाया हुआ था, तो मैं अलग से नहीं बना रहा। इसको कैसे बनाया है, ग्रॉस से देखो, यहाँ पे क्या दिखा दिया, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा दिया, जो जो जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है, ग्रोसरी पे खर्चा हो रहा है, किराए पे हो रहा है, शिक्षा पे हो रहा है, दवाइयों पे हो रहा है, ईंधन पे हो रहा है, मनोरंजन पे हो रहा है, ठीक है ना, और बाकी चीज़ों पे हो रहा है। ये मदे जो है ना, ये एक्स पे दिखा दिया, जो यहाँ पे दिया हुआ था देखो, ठीक है ना, ये एक्स पे दिखा दिया, ग्रोसरी, किराया, बच्चों की दवाइयाँ। और ये कहाँ पे दिखाएंगे हम, वाई अक्ष पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। देखो 1 है, 2 है, 5 है, मतलब कम से कम 5 तक चाहिए, तो एक एक का गैप ले लो यार। ठीक है ना, यहाँ पर एक एक के गैप पे 1000 दिखा दिया है। ठीक है, याद रखना कि ये एक का मतलब क्या है, खर्च जो है 1000 रुपए में है, मतलब ये एक का मतलब 1000, 2 का मतलब 2000, 3 का मतलब 3000। इस तरह से हम पहले बना लेंगे, फिर देखेंगे कि भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी में कितना खर्चा आया, 4000 रुपये। यानी ग्रोसरी जो है, इसके लिए जो दंड बनाओगे, इसकी ऊंचाई कहाँ तक होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई 4 तक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है असलियत में 4000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसी तरह से जो दूसरा देखो किराया, किराया में क्या है 5000, तो किराया वाला जो है दंड, ठीक है, ये इसकी हाइट यानी इसकी ऊंचाई कहाँ तक जानी चाहिए, 5 तक जानी चाहिए। इस तरह से जो शिक्षा है उसमें भी 5 है। ठीक है, फिर उसके आगे 2 2 1 1 है। ठीक, यानी कि शिक्षा कितना, उसमें भी 5 है, तो इसकी ऊंचाई भी यहाँ तक जाएगी। उसके आगे 2 चीज़ें हैं, दवाइयाँ और ईंधन, इन दोनों की ऊंचाई कहाँ तक लोगे, 2 तक लोगे। फिर इसके आगे मनोरंजन और विविध में 1000 का खर्चा हुआ है, तो इनकी ऊंचाई 1 तक ही सीमित रहेगी। ठीक, तो इस तरह से हम दंडालेख बनाते हैं। हालांकि जब मैं आपको प्रश्नावली कराऊंगा तो खुद बना के दिखाऊंगा, फिलहाल अभी मैं आपको एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल से करा रहा हूँ, तो मैंने वहीं से इमेज उठा लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें सीखना है आयत चित्र। देखो अभी तक क्या हो रहा था, तो जो हमें आंकड़े मिल रहे थे वो सतत नहीं मिल रहे थे, क्लास इंटरवल में नहीं मिल रहे थे, या वर्ग अंतराल में नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे वर्ग अंतराल में चीजें आएंगी, ठीक है, तब हम ज्यादा सही रहता है। कैसे बनाते हैं, आयत चित्र से बनाते हैं। ठीक है ना, आयत चित्र दंडालेख की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बीच में गैप नहीं छूटता है। दूसरी बात है, यहाँ पे चौड़ाइयाँ अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे वहाँ पे सबकी चौड़ाइयाँ सेम हो रही थी। ठीक है, खास बात क्या है, बीच में गैप नहीं छूटता है। जैसे कि भाई यहाँ पे आप देख रहे थे ना, इनके बीच में गैप था, इनके बीच में गैप था, इनके बीच में गैप था, लेकिन जब हम आयत चित्र बनाएंगे तब गैप नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जो है ये भार किलोग्राम में, ठीक है, और यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब ऐसे 9 विद्यार्थी हैं जिनका भार इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में का मतलब क्या है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझे अगर हम, तो असलियत में यहाँ पे 35.5 शामिल नहीं है, वो यहाँ पे शामिल होगा। यानी जिस बच्चे का भार 35.5 किलोग्राम होगा, वो यहाँ ना दिखा के यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आखिरी वाली चीज़ शामिल नहीं होती है, जो ऊपरी सीमा है वो शामिल नहीं होती, वो यहाँ पे आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 30.5 से लेके 35.5 से जस्ट कम तक यहाँ पर ऐसे 9 विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका वजन 35.5 केजी से लेके 40.5 से जस्ट कम तक है, ऐसे 6 विद्यार्थी हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और हमें क्या बनाना है इनका, समझ लो। अगर आयत चित्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो ये इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट देखो, सबसे कम वेट कितना दिया गया है, 30.5, तो डायरेक्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। समझो अगर 30.5 से, फिर उसके बाद 5 का गैप लिया, 35.5, 40.5, 45.5, 5 का गैप लिया। तो अगर यहाँ पे 5 का गैप है, तो क्या यहाँ जीरो से, यहाँ पे जीरो मान रहे हैं, जीरो से यहाँ क्या 5 का गैप है, नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट 30.5 का गैप आ गया है ना। तो जब हम शुरुआत ही डायरेक्ट कहीं और से करते हैं, तो शुरू में एक कट लगा देते हैं। क्लियर है, अगर यहाँ पर भी 5 का ही गैप होता, 5 5 5, तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 30.5 का गैप हो रहा है, आगे 5 का गैप चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक कट लगाते हैं। कट का मतलब समझ में आ गया। तो ये हमने यहाँ पर भार दिखा दिया किलोग्राम में, यानी कि 30.5 किलोग्राम, 35.5 किलोग्राम, इस तरह से। और ऊपर हम देखेंगे कि भाई जो संख्या है वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, सबसे छोटा क्या है, 1 है,
सबसे बड़ा 15 है। तो हमें कुछ इस तरह के गैप लेने होंगे कि 1 से लेके 15 तक सब कवर हो जाए। तो यहाँ पे 2 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 तक ले लिया, तो 15 तक तो आ ही जाएगा सब कुछ। अब जैसे मान लो शुरुआत में अगर हम देखें तो 35.5 से 35.5 तक जो बनेगा, कितने विद्यार्थी हैं? 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30.5 से 35.5, ठीक है, का एक आयत बनाएंगे जिसकी ऊंचाई रहेगी 9। ठीक है, 30.5 से 35.5 तक गए, ऊंचाई 9 का मतलब क्या हुआ? 8 और 10 के ठीक बीचों बीच। ठीक है, तो ये एक आयत दिख रहा है आपको, जो दंड आलेख जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी जाएगी? यहां तक जाएगी। ठीक, अब अगला हिस्सा देखो, अगला हिस्सा जो होगा इसका, ये यहाँ पे 35.5 से खत्म हो तो अगला 35.5 से ही शुरू हो गया। ठीक है ना, और ये 40.5 तक गया, ऊंचाई कितनी जाएगी? 6। तो मतलब इसमें गैप नहीं आएगा, बल्कि यहीं से शुरू होगा अगला, और ऊंचाई 6 तक लेके जाना है, यानी कि 35.5 से 40.5। ठीक है ना, ये जो आयत होगा इसकी ऊंचाई 6 जाएगी। कितनी जाएगी? 6। ठीक है, तो ये ऐसे आयत बनते जाएंगे जो चिपके रहेंगे एक दूसरे से, यानी सतत आंकड़ों के लिए होता है ये। ठीक है, अगला देखो 40.5 से 45.5, यहाँ पे जो आयत बनेगा, ठीक है, 40 से 45, कितना ऊंचाई तक जाओगे? 15 तक। तो यानी कि 15 मतलब क्या? 14 और 16 के बीच में, यानी इतनी ऊंचाई तक आना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से आगे जो भी यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, ठीक है ना, 45.5 से 50.5 तक 3, फिर उसके आगे 1, फिर उसके आगे 2। तो यहाँ पे आप बना दो यार। ठीक है ना, इसके आगे कितना? 3 तक गया है हाइट। ठीक है ना, फिर ये देखो कहाँ तक गया है? 1 तक गया है, और फिर ये कहाँ तक गया है? 2 तक गया है। ठीक, तो इस तरह से हम आयत चित्र बना रहे हैं, जिसमें हमें हाइट वाइट कुछ परिवर्तित वगैरह नहीं करना पड़ा, सब कुछ ठीक ठाक दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर आता है ये एक सवाल, ठीक है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर गैप अलग है, 0 से 20 तक का गैप है। ठीक है, यानी 20 का डिफरेंस आ गया। लेकिन फिर देखो 10 का गैप है, 10 का है, 10 का है, 50 से 60, 60 से 70 और उससे अधिक। तो यहाँ पर तो 10-10 का गैप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 का गैप आ गया। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ही एक आयत चित्र बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। पहले सवाल पढ़ देता हूँ मैं क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे बैलेंसिंग की जाती है हाइट की। ठीक है, सवाल क्या है कि एक अध्यापिका ने 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है या किया। उनके सवाल क्या है कि एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 20 से कम है और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 70 या उससे अधिक हैं। और डेटा यहाँ पे ये दिया गया है, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 0 से 20 तक आए वो हैं 7। 0 से 20 तक मतलब या तो 0 आए हों या फिर 0 से बड़े और 20 से कम 19, 19.5, इस तरह से। 20 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों के 20 आए होंगे वो यहाँ पे दिखाए गए होंगे। ठीक, 20 से 30 10। ठीक है, इसी तरह से इतने विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं, इतने विद्यार्थी इतने नंबर ला रहे हैं। 70 या उससे अधिक नंबर लाने वाले 8 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे? 90 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और कितने में से अंक मिला था उन्हें? 100 में से। ठीक, अब यहां से अगर मैं सीधा ही इसका क्या बना दूं, एक आयत चित्र बना दूं, तो मैं क्या करूंगा, 0 से 20, 20 से 30, ठीक है, एक्स एक्सिस पे दिखा दूंगा। उसके सामने उनकी ऊंचाइयां 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8 इस तरह से आ जाएगा। तो जो आपकी किताब में दिया गया वो देखो ऐसे दिया गया है। ठीक है ना, ये हालांकि थोड़ा सा गलत है। अब गलत क्यों है अभी मैं बताऊंगा। पहले देखो यहाँ पे क्या है, 0 से 20, ठीक है, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह से चल रहा है, यानी कि ये प्राप्त अंक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी कितने अंक की कैटेगरी में है। ठीक, तो पहला क्या था, 0 से 20, 0 से 20 कितने? 7 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे 0 से 20 तक हाइट का गए 7। ठीक है ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, उनके बीचों बीच 7 आएगा। फिर 20 से लेके 30 में देखो, 20 से लेके 30 कितने विद्यार्थी हैं? 10। और 30 से 40 भी कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो इसीलिए
20 से लेकर 30 तक की हाइट गई है 10 पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस तरह से 30 से लेकर 40 की भी हाइट गई है 10 पे। इसके बाद अगर आप देखो तो 40 से 50 या 50 से 60, 20 विद्यार्थी हैं, ठीक। तो यहाँ से 40 से 50 की हाइट भी कहाँ तक गई होगी, 20 तक गई होगी। और 50 से 60 की भी हाइट कहाँ तक गई होगी, 20 तक गई होगी, ठीक है। इस तरह से दिखाया, बट ये गलत क्यों है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये बारंबारता दी जाती है ना आयत चित्र में, वो आयत के क्षेत्रफल के अनुपात में होनी चाहिए, अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा हो गया है, लेकिन हाइट तब भी हम उतनी ही ले रहे हैं 7, जबकि ये कम चौड़ा है तब भी हम हाइट उसी हिसाब से ले रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जब गैप एक जैसा ना हो हर जगह, जैसे यहाँ पर शुरुआत में 20 का अंतर आ रहा है जबकि यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, तो पहले हमें बैलेंस करनी होती है हाइट्स, यानी ऊंचाइयाँ जो है वो बैलेंस करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा सही नहीं है। सही कैसे बनेगा, उसके लिए पहले आप ऊंचाइयों को बैलेंस करोगे। तो देखो यहाँ पर पहले इस टेबल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसी का सही आयत चित्र कैसा होगा जिसमें हम बैलेंसिंग करते हैं, वो देख लो एक बार। देखो आप कुछ इस तरह की टेबल बनाना जिसमें अंक जो थे 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, ये सब तो आपको दिया गया था। 70 से या उससे अधिक, यानी 70 से 100, मैक्सिमम 100 है, ठीक है। उसके बाद जो बारंबारता 7, 10, 10, 20 ये सब दी गई थी, ये भी लिख लो। तो ये दोनों चीजें तो आपको दी गई थी, ठीक है ना। ये जो दो कॉलम है, अंक वाला और बारंबारता वाला, ये तो आप देखो सवाल में दिया ही था। यहाँ पे अंक है और यहाँ पे विद्यार्थी संख्या मतलब बारंबारता है 7, 10, ठीक है। तो ये आपने वहां से लिख लिया, ये वाली चीज और ये वाली चीज। इसके बाद आपको ना दो कॉलम और बनाने हैं। एक में आप लिखोगे वर्ग की चौड़ाई, ये आपको नहीं दिया भाई, आपने खुद बनाया है। और यहाँ पे लिखोगे आयत की लंबाई, यानी चौड़ाई के हिसाब से लंबाई कितनी होगी। अगर चौड़ाइयां अलग अलग हैं तभी आपको ये चीज करनी होती है। अगर चौड़ाइयां एक जैसी होती हैं तो ये चीज नहीं करनी थी, सीधा फिर इसका ग्राफ बना दो, यानी तब ग्राफ सही होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 20 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर है, तो पहले हमें वर्ग की चौड़ाई के हिसाब से लंबाई निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। पहले आप क्या करो, वर्ग की चौड़ाई देखो। तो 20 में से 0 घटा दो 20, यानी यहाँ पे 20 है चौड़ाई, तो चौड़ाई 20 आ गई। 30 में से 20 घटाओ 10 बचेगा, यानी यहाँ पे चौड़ाई 10 है। 40 में से 30 घटाओ 10 बचेगा, चौड़ाई 10 है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। जबकि 70 से 100 में चौड़ाई 30 आ जाएगी। 70 या उससे अधिक था ना, देखो यहाँ पे क्या था, 70 और उससे अधिक। तो भाई मैक्सिमम अंक तो 100 है ना, तो 70 होंगे या उससे अधिक कितने तक जा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिखा गया, 70 से 100 कितने का गैप आ गया, 30 का। तो यहाँ पे 30 का गैप आया, ठीक है। तो ये चीज हमें दी गई थी, हमने देख के लिख ली, ठीक है। और इसके बाद ये हमने चौड़ाई निकाल ली। चौड़ाई कैसे निकालेंगे समझ में आ गया, कितना कितना चौड़ा है। उसके बाद आपको क्या करना है, बारंबारता को भाग देना है चौड़ाई से। बारंबारता 7/20, देखो कितना आया, 7/20। अभी 10 पे ध्यान मत दो। फिर यहाँ पे बारंबारता 10, वर्ग की चौड़ाई 10, यानी 10/10 लिखोगे। फिर बारंबारता है 10, वर्ग की चौड़ाई है 10, यानी यहाँ पर भी 10/10 लिखोगे। फिर यहाँ पे बारंबारता 20 है, चौड़ाई 10 है, तो 20/10 आएगा। मतलब कि बारंबारता को वर्ग की चौड़ाई जो यहाँ पे दी गई है बटे में लिख दो, ऐसे भाग में। क्लियर हो गया, 15/10 होगा, 8/30 होगा, इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे 10 से गुणा क्यों किया है, आपको देखना है कि जो आपने चौड़ाई निकाली, ठीक है, याद रहे कि जो आपने ये चौड़ाई निकाली इसमें मिनिमम क्या है, मतलब सबसे कम, ठीक है। इसमें सबसे कम चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पे 20 है, 10 है और 30 है। तीन चीजें हैं, या तो चौड़ाई आपको 20 नजर आ रही है, या फिर 10 10 10 10 नजर आ रही है, फिर 30 नजर आ रही है। तो सबसे छोटी चौड़ाई जो होगी ना उसी से सबको गुणा कर दो। सबसे छोटी चौड़ाई यहाँ पे क्या नजर आ रही है, 10, तो इसीलिए सबको 10 से गुणा कर दिया है और कुछ नहीं किया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 7 एकम 7/2, यानी 3.5। इसी तरह से यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 10। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा 20। यहाँ पे 10 से 10 कट गया, कितना आया 20, ठीक है। यहाँ पे 10 से 10 कट गया, कितना आया 15। यहाँ पे 10 एकम 10, 10 तियां 30,
8/3 का लगभग मान कितना हो जाएगा 2.67। तो इस तरह से निकाली गई हैं ये ऊंचाइयां। अब याद रहे कि ये हो गई वर्ग की चौड़ाई और ये हो गई वर्ग आयत की लंबाई। मतलब वर्ग आयत यहाँ पे वर्ग का मतलब क्या है कि कितने कितने का गैप ले रहे हो उसको वर्ग बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो वहां पे आयत बन रहा है वो क्या हो गया, आयत की लंबाई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके हिसाब से दिखाऊं तो जो मैं पहले 0 से 20 में 7 दिखा रहा था हाइट, 0 से 20 में पिछले बार क्या था 7, जब मैंने कहा था ये गलत है क्योंकि वहां 0 से 20 में 7 दिखा रहे थे ना हाइट। असलियत में वो 7 नहीं होगी बल्कि कितनी होगी 3.5, 3.5। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसको पहले एक बार मिटा देता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़। ठीक है, क्या ये कैमरे में दिख रहा है पूरा? ठीक, तो 0 से 20 में हाइट 7 ना लेके अब आपको हाइट जो लेनी है ना वो ये वाली लेनी है। आयत की लंबाई गैप ही रहेगा, 0 से 20 में कितनी है 3.5। तो जो 0 से 20 है उसमें 3.5 यानी कि 4 और 2 के बीच में रुक जाओगे, इतना बड़ा आयत बनेगा। फिर क्या है 20 से 30, अब ये हाइट देखो यही वाली आई है, खैर वो तो सेम आई 10, तो यहाँ से 10 की ऊंचाई तक जाओगे। फिर 30 से 40 में ऊंचाई कितनी आई 10। ठीक है, तो ये 10 में जाओगे। ठीक है, ये चौड़ाई बता रहा है, चौड़ाई 10, ये 10, फिर चौड़ाई 10, ये 20, यानी 10 मतलब इतना 10 हो गया, और ये कितना लोगे 20 लोगे। ठीक है ना, तो 40 से 50 में अब कहाँ तक जाओगे 20 तक जा, मतलब जो भी उसके सामने है। ठीक है, 60-70 में 17 तक, 70 से 100 में 2.67 तक, जो लास्ट वाला है 70 से 100 2.67। ठीक है ना, यहाँ पे 2.67 तक ही जाएंगे। तो क्लियर हो गया हम कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक, इसके बाद एक और चीज बचती है बारंबारता बहुभुज। ठीक है, बारंबारता बहुभुज क्या होता है, मतलब वही जो हम यहाँ पे आयत चित्र बना रहे हैं ना उसके मध्य बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं यार, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिला दूं तो सीधा सीधा क्या बन जाता है, एक बारंबारता बहुभुज बन जाता है। ठीक है, तो इसको तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और पहले आप ये बनाओ फिर उनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ, ऐसा भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें क्या है, एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थी द्वारा 100 में से अंक प्राप्त किए गए हैं। भाई 0 से 10 वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 10 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले 4 बच्चे हैं, इस तरह से आंकड़ा दिया गया है। कुल बच्चे हैं 51। ठीक है, अब अगर मुझे इसका बारंबारता बहुभुज बनाना हो तो पहले मैं आयत चित्र जैसा ही बना लूंगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि 0 से 10 में कितने हैं 5, तो यहाँ पे 10-10 का गैप ले लिया, 10-10 का गैप था तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसे 10-10 का गैप ले लिया। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कितने दिख रहे हैं आपको, मैक्सिमम 10 दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसा गैप लेना जिसमें 10 कवर हो जाए कम से कम। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिया, 10 तक तो कवर हो गया ना, हमारा काम हो जाएगा। अब देखो 0 से 10 में 5, तो यहाँ पे 0 से 10 में हाइट कहाँ तक रखना 5 तक रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे गैप बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 से 20 में 10, तो 10 से 20 में ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, देखो 10 तक जाएगी। फिर 20 से 30 में 4, 20 से 30 में कहाँ तक जाएगी भैया 4 तक। ठीक है, इसी तरह से 30 से 40, ये सारा आपने आंकड़ा बना लिया। जब आपने ये सारा बना लिया सारा, फिर आपको क्या करना है, अगर आपको इसको बारंबारता बहुभुज बनाना है ना, तो जो यहाँ पर ये आपको आयत दिख रहे हैं ना इनका मध्य बिंदु ले लो, यानी बिल्कुल बीच वाला बिंदु बनाओ। ठीक है, ये बीच वाले बिंदु बनाओ और इनको जोड़ दो सबको। ठीक है, बीच वाला बिंदु बनाया, ठीक है, इसको जोड़ दिया, आप चाहो तो इसको सीधा आगे बढ़ा दो, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इस तरह से ये चीजें। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से ये बारंबारता बहुभुज बन जाता है। एक तरीका तो ये है। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो ये आयत है इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। तो आप इसका वर्ग चिन्ह निकाल के भी ये बना सकते थे, तब आपको ये डब्बे पूरे नहीं बनाने पड़ते। कैसे, उदाहरण 4 हमने इस तरीके से किया है, 5 दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो उदाहरण 5 में क्या है, एक नगर में निर्वाह खर्च, ठीक है, सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण प्राप्त किए गए। जैसे खर्च का, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है डेटा और सप्ताहों की संख्या का यहाँ दिया गया है। ठीक, अब इन आंकड़ों का हमें बारंबारता बहुभुज जानना है, यानी कि आयतचित्र बनाए बिना। ठीक है, तो आयतचित्र बनाए बिना अगर हम बनाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वर्ग अंतराल है जिसे हम CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पर आयत चित्र बना रहे थे तभी मध्य बिंदु ही तो निकाल रहे थे, तो मध्य बिंदु को यहाँ पर किस तरीके से निकालोगे, उसे बोलेंगे वर्ग चिन्ह। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो।
ठीक है। जैसे इसी टेबल को, ठीक है ना, इसी टेबल को मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, टेबल सेम ही है जो यहाँ पर थी, ठीक है, 140 से 150, 150 से 160 वगैरह वगैरह। तो यहाँ से 140, 150 इन दोनों को जोड़ दो, ये निम्न सीमा 140, ऊपरी सीमा 150, इन दोनों को जोड़ दो फिर आधा कर दो। तो 140 और 150 जोड़ोगे 290 होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 290 हुआ जोड़ने पे उसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 145, ठीक है। और इसी तरह से तो वर्ग चिन्ह इसका हो गया 145, फिर इसका 150 और 160 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 150 और 160 जोड़ोगे तो यहाँ से हो जाएगा 100, 100, 260 और 50 यानी 310, 310 का आधा करोगे 155, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे गैप बराबर बराबर है तो आपको हर एक को जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे शुरुआत में 140 था तो उससे 5 ज़्यादा आया है, तो यहाँ शुरुआत में 150 है तो उससे 5 ही ज़्यादा आएगा, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो 160 है तो उससे 5 ज़्यादा आएगा, ठीक है। आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, आपको सारा नहीं करना पड़ेगा, अगर गैप बराबर बराबर हैं तो तभी करना, ठीक है। ये हो गया। और जो बारंबारता थी ना यहाँ पे, ये सारी बारंबारता, वो देखो सेम टू सेम मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, मतलब मैंने नहीं लिखी, आप किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हमें बस ग्राफ बनाना है जिसमें एक्स अक्ष पे ये दिखाना है, ठीक है, और वाई अक्ष पे बारंबारता दिखानी है। जैसे एक्स पे 145 तो वाई लोगे 5, एक्स पे 155 तो वाई लोगे 10। तो यहाँ से कैसे बनेगा देखो, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वही, ठीक है, 135, 145, 155 ये सारे हमने निशान लगा दिए, और यहाँ पे 2, 4, 6 निशान लगा दिए, ठीक। सबसे पहले क्या मिल रहा था 145, 5, ठीक है। तो यानी कि जो x जहाँ पे 145 है इसकी सीध में आपको देखना है, और यहाँ पे हाइट 5 लेनी, यानी एक बिंदु पहले बना देना, लाइन ये बाद में जोड़ी गई है, पहले एक बिंदु बनाया जिसमें x पे कितना दिखे 145 और y पे कितना दिखे 5, ठीक। फिर दूसरा जो था यानी कि अगला वाला वो हमने ग्राफ पे दिखा दिया, ठीक। यहाँ पे देखो अगला कितना है 155 पे 10, ठीक। तो यहाँ से 155 वाले पे आओ और यहाँ पे 10 वाले पे आओ, तो इधर से 10 होना चाहिए, इधर से 155, यानी यहाँ पे मिल रहे हैं ये। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बिंदु बना दोगे, ठीक। और इसी तरह से सारे आंकड़े जितने भी हैं यहाँ पे 165 से 20, 175 पे 9, ये सारी चीज़ आपने दिखा दी, ठीक है। 165 पे 20 यानी कि यहाँ पे देखो, इधर देखेंगे तो 165 नज़र आएगा, इधर देखेंगे तो 20 नज़र आएगा, ठीक। इस तरह से जब आप ये सारे बिंदु यहाँ पे प्लॉट कर लोगे, ये सारे बिंदु आप जब प्लॉट कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी सीध में नीचे गिरा देना, ठीक। तब आपको क्या करना है, इनको ऐसे जोड़ देना है, तो ये आयत चित्र बनाए बिना भी बारंबारता बहुभुज बन जाता है, ठीक। तो क्लास 9 में अब जो नई किताब है ना उसमें यही सारे टॉपिक्स हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।